हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड पेडागॉजी के 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में आए हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ये पेपर नंबर 10 है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले 9 पेपर जो है अपलोड किए जा चुके हैं सीडीपी के, और ईवीएस के भी पेपर अपलोड किए जा चुके हैं, और टॉपिक वाइज जो है इसमें सिलेबस कंप्लीट कराया गया है सीटेट के लिए। आप जा करके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए, और डेली आप कम से कम 2 से 3 पेपर ज़रूर सॉल्व करिए। हर तरीके से पेपर जितना हो सके पेपर सॉल्व करिए, तभी आपका सीटेट अच्छे से निकलेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सीखने की गति है पूरी तरीके से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, या पूरी तरीके से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है, या व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है, या व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। इसका सही जवाब है ये व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से पारस्परिक जो है क्रिया करके सीखने की प्रक्रिया निर्भर है। इसमें क्या है, व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रूप से भी सीखता है और अपने आसपास के माहौल से भी सीखता है, ठीक है, इन्वायरमेंटली भी सीखता है। व्यक्तिगत जो है व्यक्ति के शारीरिक विकास से भी संबंधित है, कि अगर व्यक्ति का शारीरिक विकास हो चुका है तो उसकी सीखने की जो गति है वो अधिक होगी। अगर शारीरिक विकास नहीं हुआ है, सही से नहीं हुआ है, तो उसकी सीखने की गति कम होगी। इसी तरीके से जो है पर्यावरणीय आसपास का किस तरीके के माहौल में रहता है, उसका सामाजिकरण की क्या है प्रक्रिया है, कैसा सामाजिकरण हुआ है, उससे भी सीखने की व्यक्ति की जो गति बढ़ती है, कम होती है, ठीक है। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है या आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है, इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं कर सकते, उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी, ठीक है। तो इसका सही जवाब है सी नंबर। इस पर काम करना कितना मज़ेदार होगा। और चलो हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। क्या है, करके सीखने की धारणा बताई जा रही है। टीचर ना उसे काम को अपने द्वारा खुद से कराने की कोशिश कर रही, ताकि उन्हें जो है प्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ उठा सके और उनका इंटरेस्ट बढ़े काम के प्रति, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही पेपर्स में आते हैं क्वेश्चन। कथन कारक पे सब टाइप के आते हैं क्वेश्चन, तो आप इन सब टाइप को क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको आंसर जो है सही लगाने की जो है आपकी क्षमता बढ़ेगी। निम्नलिखित में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? पारासंज्ञान, विश्लेषण, मनन, इसमें क्या शामिल है? तो समालोचनात्मक जो चिंतन होता है, इसमें क्या होता है, तथ्यों घटनाओं को पहचानना और उनका विश्लेषण करना है, उन्हीं का चिंतन करना होता है। तो इसका सही जवाब है पारासंज्ञान, तो इसका नहीं है, ठीक है। तो बी और सी इसका सही जवाब है। इसका नंबर है सी पारासंज्ञान, विश्लेषण, मनन, सॉरी माफ कीजिएगा। इसका सही जवाब है ए बी सी, पारासंज्ञान, विश्लेषण और मनन करना। पारासंज्ञान का मतलब होता है चिंतन करना। तो आप किसी काम को करने के लिए जब आप चिंतन करते हैं, ठीक है, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, तभी आप किसी कार्य का उसकी घटना को और किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं, ठीक है। अनीता, जो कि 4ठी कक्षा की अध्यापिका है, टीचर है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं, विषय के उकताहट महसूस कर रहे हैं, मतलब ऊब लग रही है उनको, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखें, और इन विद्यार्थियों को दंडित करें, या इनकी सूचना उनके माता पिता को कर दें। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके का पुनः चिंतन करें, और मान लें कि विद्यार्थी सीखने के योग्य ही नहीं है। तो इसका सही जवाब है पाठ्य वस्तु का जो है आप पढ़ाने के तरीकों का फिर से दोबारा सोचें कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जो है टीचिंग जो है तरीका वो आपका सही ना हो पढ़ने में, जिससे बच्चे ऊब रहे हों, ठीक है। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया था? ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सब लोग कर लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति,
निःशक्त जो है व्यक्ति, समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्व भागीदारी अधिनियम, और दिव्यांगता के साथ जो है व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कानून हाल ही में जो पारित हुआ है उसी में है, जिसमें जो है समावेशी शिक्षा की बात कही गई है, जिसमें सामान्य व्यक्तियों और दिव्यांग व्यक्तियों, विशेष व्यक्तियों को जो है एक साथ शिक्षा देने की बात कही गई है ना। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कदम प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? ठीक है, समावेश की भावना बताया मैंने अभी। तो शिक्षा केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग की ही बढ़ावा देता है। शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है और शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है। शिक्षक जो है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। ठीक है, इसका सही जवाब है 4 नंबर जो है, शिक्षक जो है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में जो है सामान्य व्यक्ति और विशेष व्यक्ति दोनों टाइप के बच्चे जो है उसमें पढ़ते हैं, भाग लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, दोनों को सांस्कृतिक रूप से जो है सक्षम लोग ही इसके लिए जो शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली बच्चों को, छात्रों को परिभाषित करता है? तो प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं? जो शीघ्रता से सीखते हैं और याद करते हैं, सतर्क हैं परंतु उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं या त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इसका सही जवाब है ये तीनों ही हैं इसके सही जवाब। ठीक है, वो तेजी से सीख पाते हैं, वो जल्दी से उत्तर देते हैं, उनका प्रदर्शन करने की जो क्षमता होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, विकास के किस सिद्धांत का संबंध जो है बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना, रचना आदि से है? संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक क्षेत्र से। इसका संबंध है जो संज्ञानात्मक क्षेत्र से है। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मतलब बुद्धि के विकास से संबंधित है। ठीक है, शारीरिक विकास मानसिक विकास से संबंधित है, भाषाई विकास से संबंधित है। ठीक, अभिकथन ए है जिसमें बताया गया है कि शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए, और तर्क दिया गया है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। तो इसमें सही विकल्प चुनना है कि ए और आर दोनों सही है। जो आर सही व्याख्या करता है ए की, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की, और ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए सही है आर दोनों गलत है। तो इसका सही जवाब है ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, बच्चों में जो है सीखने की क्षमता होती है, और अगर आपने सही अर्थपूर्ण सीखने के अधिगम को मुहैया कराया तो सभी बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, मोहन ने विद्यार्थियों को आयत की समझ बढ़ाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फरहान ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार बनाने के लिए, कोई कूड़ा होगा उससे कुछ बनाने का कार्य दिया। ठीक है, इन दोनों को बनाने दोनों अध्यापक जो है अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय जो युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? तो व्यवहारवाद, रचनावाद, स्पष्ट अनुदेशन या सक्रिय अनुकूलन। तो यह है क्रिएटिविटी का रचनावाद से। इसमें क्या होता है, कुछ रचनात्मक कार्य किया जाता है बच्चों के द्वारा। ठीक है, इससे बच्चों का जो है बौद्धिक विकास बढ़ता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी जो है अधिगम युक्ति है? सहगामी अधिगम युक्ति की बात कर रहे हैं। तो ढालना, क्रमबद्धता, सामाजिक पृथक्कीकरण और या पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। तो सहगामी जो है अधिगम है वो पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, जब लोग एक दूसरे से पारस्परिक रूप से प्रश्न करते हैं तो ये सहगामी अधिगम कहलाता है। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे में मिलेंगे। ये मैं पहले से करा चुका हूँ। विद्यार्थी जो है चलो इस काम को करके देखते हैं, ये कितना अच्छा काम है। ठीक है, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझाना निम्न में से क्या है? केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए जो है प्रासंगिक है। यह शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है।
तो इसका सही जवाब है शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। ठीक है, तो क्या होता है, बच्चे जब त्रुटियां करते हैं कार्यों में, जब कोई उनको होमवर्क मिलता है, तो वो जब बच्चे त्रुटि करते हैं, कुछ गलती करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि उनके सीखने की प्रक्रिया है और धीरे डे बाय डे वो धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ठीक है, कथन जो है शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ये दोनों ऑप्शंस देख लीजिए। तो इस कथन में जो है संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ठीक है, और तो इसका सही जवाब है ए नंबर, दोनों सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। अन्वेषण का मतलब है खोजना, ध्यान रखिएगा, खोजना है अन्वेषण। खोजने को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, और जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, और एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, और आकलन की भिन्न भिन्न विधियां। तो इसका सही जवाब है ए, बी और डी। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को समूह में नहीं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ वो होते हैं, तो उन सब का अलग अलग जो है पढ़ने का तरीका होता है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा फोकस कराना पड़ता है, किसी पे कम, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, बी, डी। जो एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाहर जो है अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण क्या है, किसे बता रही है? योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, और त्रुटिपूर्ण जो है दृष्टिकोण या बुरी किस्मत को बता रही है। तो ये आंसर है त्रुटिपूर्ण उसका दृष्टिकोण है। अगर उसका दृष्टिकोण सही होता तो वो परीक्षा में फेल नहीं होती, क्योंकि वो क्या है, स्कूल के टीचर की बात नहीं सुन रही है, वो टीचर के जो भी बाहर जो भी उसको समझ में आ रहा है ना, उस चीज़ पे विश्वास कर रही है कि मुझे टीचर की बात ना पढ़ के मुझे किताब से पढ़ना है, बुक्स पढ़नी चाहिए, मुझे इस बुक से ना पढ़ के दूसरी वाली बुक पढ़नी, टीचर को क्या पता होगा। तो उसका दृष्टिकोण जो है वो उसकी असफलता का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सी जो शैक्षणिक प्रणाली है अत्यधिक जो है दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थी के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? यहाँ पूछ रहा है, नहीं है, बताइए। दृष्टिबाधिता से जूझते हुए बच्चा है जिसको आंख से दिख नहीं रहा है, तो उसमें ऐसी क्या है प्रभावी जो नहीं होना चाहिए? तो प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना और पढ़ाना। तो ये स्कूल में बहुत ज़रूरी है कि वो दृष्टिबाधित बच्चे को जो है स्पष्ट रूप से सुने, ताकि वो सुन सके, क्योंकि वो देखने में असहज है, तो ताकि आपकी बातों को सही से सुनेगा, स्पष्ट रूप से सुनेगा, ताकि तभी वो समझ पाएगा। 3 आयामी जो है नक्शे और चार्ट बनाना, 3D वाले जो है नक्शे और चार्ट बनाना, दिखाना उसको, तो उससे थोड़ा सा क्या हो जाए, जिसको आँख से कमज़ोरी होती है वो थोड़ा सा इस टाइप के जो है 3D वाले जो पिक्चर्स होती हैं उसको आसान होता है देखना। ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसी किताबें आती हैं जिनमें जो है उभार होते हैं, दाने दाने निकले रहते हैं, तो बच्चे छू छू करके उसको देख सकते हैं, उसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक, और दृश्यात्मक जो है प्रस्तुतिकरण क्या है, टीवी दिखाना या कोई कंप्यूटर में कोई पिक्चर दिखाना, है ना, इस तरीके से करके उसको कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए पढ़ाना, तो ये ही है, इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए जो है अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित रहना, कि जो जितना सिलेबस है, जितना आपको कंटेंट दिया गया है बस उतना ही सीखना है, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, और विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो यहाँ केवल संज्ञानात्मक तो ये गलत है। ठीक है, मुख्य रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, केवल विषय वस्तु के अधिगम पर यह भी नहीं है। तो इसका सही जवाब है सी नंबर, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। 19वां क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसमें क्या शामिल है? तो मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, या शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक जो है रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, और बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना और उनको श्रेणीबद्ध करना, और शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। तो इसका सही जवाब है ए, बी और डी।
बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना जो है, श्रेणीबद्ध करना गलत है। ठीक है, मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका बिल्कुल नहीं होता कि आप बार बार पे बच्चों का टेस्ट लें और उनको रैंक दें कि आप फर्स्ट डिवीज़न आए, सेकंड डिवीज़न आए, आपका ग्रेड ये है, आप इसलिए इस लाइन में बैठेंगे क्योंकि आप कमज़ोर हैं, इस लाइन में बैठेंगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तेज़ हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं। ये गलत है तरीका। ठीक है, एक विद्यालय जो है जहाँ पे बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है, वहीं संगीत के लिए लड़कियों को प्राथमिकता दे रहा है, तो वो क्या सूचीबद्ध करता है? बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जेंडर स्थायित्व, जेंडर पहचान, या जेंडर समानता, या जेंडर रूढ़िबद्धता। तो ये है जेंडर रूढ़िबद्धता। उस स्कूल में उस टीचर में जो है रूढ़िबद्धता है, वो ये समझती है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती है, जो काम लड़कियां कर सकती है वो लड़के नहीं कर सकते। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही प्रयोग होना चाहिए। शिक्षकों को द्विभाषी उपागम का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए और बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इसका सही जवाब है बच्चों की जो स्थानिक भाषा है, उनकी जो मातृभाषा है, उसी में पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे की जो मातृभाषा से अलग हटा करके पढ़ाएं, ये गलत बात है। ठीक है, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशाओं को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। तो अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, स्थानिक और तार्किक गणितीय। तो इसका सही जवाब है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है दो लोगों के बीच का जो है परस्पर संबंध को इंगित करता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि बुद्धि कौशल उन कौशलों को कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरों की मनोदशा, स्वभावों और आशाओं को पहचानता है। जो व्यक्ति जो है दूसरे के स्वभाव और उसके इरादे को पहचानने की कोशिश करता है, उसको हम अंतर्वैयक्तिक व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में पारस्परिक संबंध जुड़ जाता है। हम एक दूसरे की बिना बातों को कहे ही समझ जाते हैं कि क्या उसका मन में भाव चल रहा है। ठीक है, एक प्रगतिशील जो है कक्षा क्या होती है, जिसमें जहाँ पर शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, जहाँ पे केवल किताबों पे ही सब पूरा पढ़ाई होती है। योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और अध्यापक दंड और पुरस्कार के द्वारा जो है शिक्षण पढ़ाते हैं। तो इसका सही जवाब है योगात्मक जो है परीक्षा पर बल दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में जहाँ शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार की जो है शिक्षा होती है। तो जहाँ पे शारीरिक शिक्षा हो, जैसे खेल हो, फिजिकल जो हो, या मानसिक में एजुकेशन के साथ साथ प्रतियोगिता भी होती हो और इंडोर गेम्स भी होते हों, तो ठीक है, ये उस पर शिक्षा पर जोर देता है। 9 वर्षीय जो लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में लीला ने विकास के किस चरण पे है? पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी चालक के। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये पहली अवस्था है, ये पहली अवस्था है, फिर ये दूसरी अवस्था है, ये अमूर्त तीसरी अवस्था है, और एक सेकेंड, मैं ज़रा कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही, तो इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ये इसमें से 4 में से कौन सी अवस्था है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है, इसमें जो है बच्चा जो है मानसिक प्रतिभाओं का प्रदर्शन करता है। ये अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, ध्यान रखिएगा। ये इंग्लिश टर्म्स में याद करना आसान रहता है, कुछ हिंदी की वजह से कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। तो संवेदी जो चालक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पहला है, दूसरा है ये अवस्था, तीसरा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ जो है क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग करती है? इसी तरीके से क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, पूछे जाते हैं, सिंपल शब्दों में लिख करके थोड़ा कंफ्यूजिंग भाषा का प्रयोग करते हैं हिंदी में,
ध्यान रखिएगा। तो अगर जो आप थोड़ा सा समझ के क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से एक एक लाइन को पढ़िए और सिर्फ एक टर्म से ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो संयोगात्मक अधिगम का प्रयोग होता है कि अंतर पक्षता का प्रदर्शन होता है, पाड़ होता है या विद्यार्थी में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना होता है। तो पाड़ है इसका आंसर। पाड़ को जगह स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अगर इंग्लिश वालों के लिए बहुत आसान शब्द है, स्कैफोल्डिंग होता है। तो स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि टेम्परेरी के हेल्प द्वारा किसी कार्य को समाप्त करना होता है, और वो कार्य उस बच्चा मान लीजिए कोई काम में फंस गया है, उसमें टीचर उसकी मदद कर देती है। एक बार मदद की, दो बार मदद की, फिर उसके बाद वो जीवन भर के लिए वो उस काम को सीख जाता है, उसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो यहाँ देखिए, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके निकट विकास के निकटस्थ जो है क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को करती है, मतलब उसको बस थोड़ा सा बूस्ट करने की कोशिश कर रही है टीचर, है ना। किसी काम में फंस गई है कि मान लीजिए ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद क्या आता है, बच्चा भूल रहा है, डी के बाद ई ना बोल के एफ बोल रहा है, तो उसको एक दो बार याद दिला करके बच्चे को, तो इसका फोल्डिंग कहते हैं। लेव वाइकोस्की की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, क्योंकि वो तर्क देते हैं कि बच्चों का जो सीखना संदर्भ में होता है, किस संदर्भ में होता है, तो मनोगतिशील, मनोलैंगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक या व्यवहारात्मक, सभी को पता है। जो वाइगोस्की ने जो है सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, जहाँ पे कहा था कि व्यक्ति के जो विकास होता है वो समाज और संस्कृति दोनों से मिलके बनता है, इन दोनों का योगदान सबसे बड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। मनोलैंगिक जो है वो कोलबर्ग का है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं, स्कीमा को क्या कहते हैं, तो आत्मसातीकरण, समायोजन, केंद्रीयता और संरक्षता, ठीक है। तो स्कीमा जो होता है इसका आंसर है आत्मसातीकरण। तो पहले यहाँ देखिए स्कीमा एक वर्ड यूज हुआ है, तो स्कीमा क्या होता है, तो बच्चे के अंदर जो होती है कुछ पहले से इंफॉर्मेशन जमा होती है। मान लीजिए बच्चे ने कुछ पहले से सीख रखा है, उसी सीखे हुए चीज़ के इंफॉर्मेशन के आधार पे वो आगे का कोई अन्य काम करता है, ठीक है। तो उसी को स्कीमा कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। अपनी सोच, अंदर आंतरिक सोच से वो काम करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे बच्चे ने क्या है कि आपने बताया है कि कबूतर जो है ऐसा दिखता है, उसने कबूतर को देख रखा है, उसने जानता भी है ये कबूतर है, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसने कबूतर की जगह वैसा ही सेम पक्षी देखा जिसको कहते हैं कौवा, पर उसके लिए वो कौवा नहीं कबूतर है, क्योंकि उसने पुरानी इंफॉर्मेशन को निकाला, देखा कि वो भी उड़ता है, ये भी उसी का आकार का है, ऐसा ही दिखता है, तो इसलिए ये भी कबूतर है। तो उस पुराने इंफॉर्मेशन के आधार पे वो अन्य का नाम भी तय कर लेता है कि ये भी कबूतर ही है, ठीक है। हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया था। हाइंस की दुविधा ये एक स्टोरी है जिसमें हाइंस नाम के व्यक्ति ने उसकी वाइफ जो है वो कैंसर से पीड़ित हो जाती है और उसको दवा चाहिए होती है। वो कई डॉक्टर उसको दवा लाने की सलाह देता है, लेकिन दवा इतनी महंगी होती है तो वो कुछ कर नहीं सकता। वो कई डॉक्टरों के पास जाता है, लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई उसको मदद नहीं करते। जब मदद कोई नहीं करता तो अंत में क्या होता है कि वो सोचता है कि भाई चोरी कर लूँ, तो चोरी करके वो पैसा जमा करके वो अपनी वाइफ का इलाज करने की कोशिश करता है। तो ये है स्टोरी इसकी। तो ये किस अवस्था पर है, तो ये नैतिक विकास पर। तो ये किस आधार पे हुआ कि ये नैतिकता से संबंधित है कि चोरी से संबंधित कि अनैतिक कार्य है। ऐसी सिचुएशन में जहाँ व्यक्ति का जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी हो, वो नैतिकता है, ठीक है। बच्चों का विकास इसमें से किसका परिणाम है, केवल आनुवांशिकता का, केवल वातावरण का, कि विद्यालय और शिक्षा का, कि आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। तो इसका है आनुवांशिकता और वातावरण के परस्पर बीच में अंतःक्रिया का परिणाम है। जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से मिलके बनता है। ये जो है सिद्धांत दिया था वुडवर्थ ने, याद रखिएगा, ये नाम आता है, पूछ लिया जाता है ये सिद्धांत ये अंतःक्रिया जो है किसने कहा था, तो ये आपको नाम याद रखना है, वुडवर्थ ने दिया था, ठीक है। चलिए, कौन सा जो है सामाजिकीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है, ये सब समझाने की तो ज़रूरत है नहीं। परिवार, आसपास पड़ोस के समकक्षी, सरकार। तो ये है सरकार जो है उसका सामाजिकीकरण नहीं होता सरकार के द्वारा। परिवार उसका प्राथमिक जो है
आसपास के पड़ोसी जो होते हैं, समकक्ष जो उसके साथ रहते हैं, दोस्त हो सकते हैं, उसके ऑफिस के कलीग हो सकते हैं, ये भी सामाजिकीकरण में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आज का 30 क्वेश्चंस का जो है एमसीक्यू खत्म हो चुका है। पेपर कैसा लगा हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट में। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुछ अगर कोई कमी हो तो भी कमेंट ज़रूर कीजिए, हम उसको सुधारने का पूरी प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।